मोबाइल तो हो गया पढ़ाई करता हूँ इलेवन का EMI अभी क्या है पेपर में भी कर लेना फिजिक्स की इसके बाद EMI AC अभी आज EMI के बाद है ना वो तो पूरा है AC भी लगभग हो ही जाएगा दो दिन में। अपने लास्ट क्या पढ़ा था LCR सर्किट हो गया था ना अब पावर पढ़ लेते हैं। हाँ दूसरा तो जब उल्टा हो जाएगा जैसे मैं लिख देता हूँ LCR सर्किट में ही LCR सर्किट में मुझे क्या देखा था कि पहले दूसरी जगह दिखा था ना उसमें VL बड़ा अगर अपन VL छोटा ले ले और BC बड़ा ले ले या XL छोटा ले ले और XC बड़ा ले ले तो फॉर्मूले में कोई ज्यादा फर्क पड़ेगी नहीं फॉर्मूला वैसे ही जैसे इम्पीडेंस के फॉर्मूले में क्या आ जाएगा Z इक्वल टू रूट ऑफ फॉर्मूला वही रहेगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC था ना उल्टा हो जाएगा XC माइनस XL का होल स्क्वायर फेज डिफरेंस डिराइव सेम ऐसे करते ना उल्टा लिखना है बस XL की जगह XC XC की जगह XL ऐसे लिख दो टॉप पे जहाँ जगह खाली है ना वहाँ लिख के रख दो कि अगर आ गया तो वैसे पूछते नहीं पर अगर पूछ लिया कि XC ग्रेटर देन XL के लिए ग्रेजुएशन करो या BC ग्रेटर देन BL के लिए तो करना कुछ भी नहीं है मेन वर्क में क्या करना है बस C की जगह L L की जगह C लिखना है ना ऐसे लिखो C और L को इंटरचेंज कर दो तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला देखो हमने लिखा था तो उसमें XL माइनस XC आ रहा इसमें आ जाएगा XC माइनस XL डिवाइड बाय R फेज डिफरेंस के और करंट की जो इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ AC करंट उसमें वहां माइनस फाइव आ रहा था बस में प्लस फाइव आ जाएगा I is equal to I naught sin omega t plus phi बता था बस कि XC की जगह XL लिख दो XL की जगह XC लिख दो पूरे डेरिवेशन में और जो रिजल्ट आएंगे वही आ जाएंगे अब अपन पावर देख लेते हैं पावर ऑफ LCR सर्किट पावर का फॉर्मूला कोई नया नहीं पहले जो हमने पढ़ा था वही फॉर्मूला क्या होता है पावर P इक्वल टू B इंटू I वोल्टेज इंटू करंट तो देखो पावर अगर फाइंड करनी है P तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास B इंटू I अब इसमें देखो फॉर्मूला ही मेन है बाकी तो प्योर मैथमेटिक्स है बस वैल्यू पुट करो वोल्टेज क्या लेते हैं हमेशा अपन V नॉट साइन ओमेगा टी ठीक है और हमारी जैसे करंट अभी हमने लिखी I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस फाइव भी लिख सकते हैं आंसर में कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं पर मैं प्लस लेके करता हूँ ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता कुछ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला गलत है क्या है साइन ए प्लस बी पता क्या है मेरे पास V नॉट साइन ओमेगा टी I नॉट भी है ना उसमें आगे
तो आई नॉट भी इसके साथ ले लेते हैं, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी कॉस फाई कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस उल्टा कॉस ओमेगा टी साइन, साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन, इनको मल्टीप्लाई कर दो, हमने लिख दिया वी नॉट आई नॉट साइन और साइन, साइन स्क्वायर हो गया, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी cos फाई भी बचा, तो cos फाई ने पहले लिखा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस वी नॉट आई नॉट साइन फाई, वी नॉट आई नॉट को से करना है, और साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी, ये क्या होता है साइन ओमेगा टी इंटू cos ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इंटू cos ओमेगा टी क्या होता है, हाँ हाफ हाफ कर दी, दो जल्दी बताओ ना, ये टू साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी क्या होता है साइन टू थीटा, तो ये उसका आधा ही तो है, मतलब जाएगा साइन टू ओमेगा टी बाय टू, क्या करने में लगे या मोबाइल आ गया, मैं बात करूंगा बाबा इधर कर, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी को लिख देंगे साइन टू ओमेगा टी बाय टू, तो ये हो गया वी नॉट आई नॉट बाय टू साइन फाई, और ये हो गया साइन टू ओमेगा टी, ये तो पावर आई, फिर उसके बाद निकाल लेते हैं अपन एवरेज पावर, एवरेज पावर डेसिपेटेड, तो एवरेज पावर डेसिपेटेड मतलब पी एवरेज, तो हमने एवरेज में पहले सीखा था स्क्वायर वालों का एवरेज कितना होता है 1/2, और बिना स्क्वायर वालों का एवरेज 0, तो पी एवरेज ऐसे निकाले, तो अपन क्या करना है पी नॉट आई नॉट cos फाई, तो एज इट इज एवरेज किसका निकालेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस वी नॉट आई नॉट साइन फाई बाय टू, ये तो एज इट इज, और एवरेज किसका निकालेंगे साइन टू ओमेगा टी, इसमें तो स्क्वायर आ रहा है तो इसका एवरेज कितना हो गया हाफ, इस पे स्क्वायर किया तो एवरेज कितना हो गया उसका 0, इसका तो 0 आ गया, तो आंसर फाइनली आ गया हमारे पास वी नॉट आई नॉट cos फाई डिवाइड बाय 2, फिर मैंने थोड़ा इसको ऐसा कर दिया वी नॉट बाय रूट टू आई नॉट बाय रूट टू cos फाई, वी नॉट बाय रूट टू क्या होता है वी आर एम एस, तो देन पी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस cos फाई, फिर फाइनली किसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास एवरेज, तो पावर डेसिपेटेड, देखो जब भी सिर्फ पावर पूछा है तो एवरेज पावर की बात कर रहे हो, है ना, तो एवरेज पावर जो है अपने पास उसकी वैल्यू कितनी आई वीआरएमएस आईआरएमएस cos फाई, अब ये cos फाई एक्स्ट्रा टर्म लगी, तो जब हमने पढ़ा कि पावर तो होता है v इनटू आई जनरली, बोलते हैं एवरेज पावर जैसे v और i तो आ ही रहा है, एक्स्ट्रा में कौन आ गया, तो यहाँ जो cos फाई आता है ना, फिर इसका भी एक नाम है, इसको क्या बोलते हैं इट्स कॉल्ड पावर फैक्टर, क्या नाम है इसका, तो क्या हुआ पावर फैक्टर का मतलब, कोस का होता है कोसाइन, किसका कोसाइन है ये फाई, फाई क्या चीज है फेज डिफरेंस, तो क्या लिखेंगे अपने पास इधर कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन V and I in LCR circuit is called, इसी को क्या बोलते हैं पावर फैक्टर, शॉर्ट में लिखा है कि जो कोसाइन फंक्शन होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं पावर फैक्टर, तो ये पावर फैक्टर भी ये बात डिसाइड करेगा कि पावर की वैल्यू कितनी आती है ना, अगर मैंने कहा 5 की वैल्यू है 5/2 9, तो पावर डेसिपेशन कितना आएगा 0, cos 90 कितना होता है 0,
और पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी है अपने पास 1, तो बताओ फेज डिफरेंस कितना आएगा। उल्टा बोल रहा हूं, मैंने कहा पावर फैक्टर 1 है तो फेज डिफरेंस बताओ 0। पावर फैक्टर 1 का मतलब cos फाई की वैल्यू क्या है 1, तो cos फाई 1 है तो फेज डिफरेंस कितना आएगा 0। मैंने कहा पावर फैक्टर है 0.5, कितना है फेज डिफरेंस बताओ। फेज डिफरेंस cos बाय हाफ आया, cos में हाफ कब आता है पाई बाय 3, 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है 1/2। तो ऐसे जो भी बोला ना कि पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी है, तो जो भी वैल्यू बोले तो किससे कर देंगे cos पाई के इक्वल, उससे फेज डिफरेंस निकालो। तो ये पावर फैक्टर हो गया। अगर मान लो कभी प्योर आर होता है, प्योर रेजिस्टेंस, तो प्योर रेजिस्टेंस जो हमने देखा था ना कल भी, मतलब जब पढ़ा था कि फेज डिफरेंस जो आता है उसमें 5 आता है 0, इसलिए प्योर रेजिस्टेंस के लिए cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर में जो फेज डिफरेंस आता है 5, वो आता है 5/2 90, तो इसलिए cos फाई की वैल्यू आ जाएगी cos 90 कितना होता है। ऐसे ही मान लो अगर कैपेसिटर की बात करें, सिर्फ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में क्या होगा, उसमें भी π/2 होता है, चाहे -π/2, पर ये होगा अगर तो उसमें भी cos फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में से बोलता हूं मैं। अब तो क्या बोलेंगे कि पावर फैक्टर ऑफ द प्योर रेजिस्टेंस इज ऑप्शन है 1 0 -1 10, तो कितना आंसर आ जाएगा उसके लिए 1, इस तरह से। तो ये पावर फैक्टर की बात है। फिर एक छोटी सी टर्म और है अपने पास, वो है वॉटलेस पावर एंड करंट। हमने ये देखा कि जब हमने पावर डिराइव किया तो पावर में तो यहाँ पर दो टर्म आई, एक तो आ रहा है वी नॉट आई नॉट कॉस पाई 1, एक आ रहा है वी नॉट आई नॉट साइन पाई 1। पर जब मैंने एवरेज निकाला, इसका तो एवरेज कितना आ गया 0, देखो इसका एवरेज कितना आ गया था हमारे पास। इसका मतलब क्या है, पावर में तो आ रहा था ये, पर टोटल जब पावर निकाली मतलब एवरेज पावर, तो एवरेज पावर की कितनी वैल्यू आ रही है सेकंड वाले टर्म की 0। सो द सेकंड वाला टर्म पावर एवरेज पावर कंजप्शन में कोई रोल नहीं करता, कोई रोल नहीं है इसका, मतलब कोई एवरेज पावर कंजप्शन नहीं करता। जैसे सिंपल का इसका मीनिंग क्या हुआ सिंपली अपने पास कि जैसे मान लीजिए फैन, अब इस फैन में कैपेसिटर लग रहा है ना, व्हाइट कलर का, अभी टॉप उतारेंगे ना व्हाइट कलर का लग रहा होगा, वो कैपेसिटर है, मतलब है सी लग रहा है। अब इसमें वायरिंग हो रही, वायरिंग होने का मतलब कॉपर के वायर लग रहे हैं, दूसरे वायर लग रहे हैं। अगर ये वायर लग रहे हैं इसमें अपने पास, तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस भी होगा, तो आर भी हो गया और सी भी हो गया। और इसमें साथ साथ हम क्या कर रहा है, जो वायर है ना तो सीधा नहीं लगा रहा है, जैसे राउंड राउंड करके लगा रहा है। अगर अपन ऐसे राउंड राउंड करा हुआ है इसका मतलब वो इंडक्टर की, तो ये कौन सा सर्किट हो गया हमारा एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट हो गया अगर तीनों चीजें उसमें अपन ने करंट भेजी, वोल्टेज भेजा एसी वोल्टेज, तो एसी वोल्टेज और एसी करंट जो है उसकी वजह से फैन घूम रहा होगा, तो उसमें कितने रेजिस्टेंस लग रहे हैं 3। कौन कौन से आ गया, एक तो सिंपल रेजिस्टेंस आ, एक कैपेसिटर का रेजिस्टेंस एक्सी, एक इंडक्टर का रेजिस्टेंस एक्सएल, तो 3 रेजिस्टेंस। तो इन तीनों को क्या करना चाहिए वोल्टेज खाना चाहिए, तो उन तीनों की वजह से हमारा क्या होना चाहिए टोटल पावर कंजप्शन होना चाहिए, होना चाहिए ना। इसने भी इलेक्ट्रिसिटी खाई मतलब रेजिस्टेंस ने भी, इंडक्टर ने भी इलेक्ट्रिसिटी खाई इसका मतलब, और कैपेसिटर ने भी इलेक्ट्रिसिटी। पर साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जब एवरेज पावर कंजप्शन निकाला, तो एवरेज पावर कंजप्शन में हमें क्या पता लगा कि जो एवरेज पावर कंजप्शन है वो इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से तो नहीं होता। किसकी वजह से नहीं होता, किसकी वजह से होता है फिर वो, तो वो होता है सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से। किसकी वजह से होता है, मतलब यहाँ पे अगर मैंने कोयल को घुमा घुमा के लगाया हुआ है और इंडक्टर बना दिया, इससे पावर कंजप्शन नहीं होता, मतलब इसकी वजह से हमारा कोई एक्स्ट्रा बिल नहीं आता, ठीक है ना। जैसे घुमा घुमा के लगा गया ना, इसकी वजह से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा घुमा जाए तो ज्यादा बिजली का बिल आएगा, कम घुमाओगे तो कम बिजली का बिल आएगा, तो जितना भी घुमा दिया आपने इससे हमें कोई फर्क नहीं।
क्यों? क्योंकि वो एवरेज पावर कंजप्शन नहीं करता। ऐसे यहाँ पर अपने जो कैपेसिटर लगा रखा है उसकी वजह से भी हमारे घर में कोई एवरेज पावर कंजप्शन नहीं है। ठीक है ना, ये बात शो कर रहा है एलसीआर सर्किट में एवरेज पावर वाला पार्ट। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस जो है एक्चुअल में जब एसी करंट आप फ्लो करोगे तो इंडक्टर कैसा भी हो, कैपेसिटर कैसा भी हो, पर वो हमें कोई पावर कंजप्शन करके नहीं देता। है ना, मतलब इसकी वजह से हमारा कोई बिल नहीं आ रहा। अगर मान लो यहाँ पे कैपेसिटर लग रहा है 10 माइक्रो फेरेड का, मैंने 50 वाला लगा दिया, ऐसा नहीं कि आपका बिजली का बिल ज्यादा आ जाए, ऐसा नहीं होता, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका एवरेज पावर कंजप्शन में रोल कितना है जी। पर फायदा जरूर है, क्या जरूर है, फायदा क्या है, क्योंकि ये चलते हैं इनकी वजह से, कैपेसिटर की वजह से। इंडक्टर से फायदा क्या है अपने पास, इंडक्टर में तो दो फायदे, फैन क्या करेगी, फैन घूम भी इसी वजह से रहा है कि कोयले हो। और दूसरा क्या है अपने पास कि जैसे करंट आती है तो हमने क्या देखा था, इंडक्टर से जब करंट पास करते हैं उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता है, मेन करंट का अपोज। तो जो मेन करंट है वो सडनली इंक्रीज नहीं हो पाती और सडनली डिक्रीज नहीं हो पाती, जिससे ये जो वायर है अपने पास ये हीट की वजह से जलने से बच जाता है। अगर फिर एकदम से सडनली करंट फ्लो हो जाए तो वायर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, गर्म होकर मेल्ट हो सकता है, जिससे वायर टूट जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए ही कोयल बना रखा है। जैसे ट्यूबलाइट वगैरह होता है उसमें कोयल लगा के रखते हैं। उस कोयल लगाने से हमारे एवरेज पावर कंजप्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसकी वजह से हमारा बिल नहीं आता। आजकल तो एलईडी, पहले बीच में लगी थी ना पुराने वाले, उसमें चौक, उसको चौक बोलते थे, वो चौक कोयल बोलते थे, वो लगाते हैं इसलिए। चौक कोयल की वजह से क्या है, ट्यूबलाइट एकदम से करंट नहीं लेता, जिससे वो जलने से क्या हो जाता था, बच जाता। ठीक है ना, तो ये तो हुआ एवरेज पावर वाला पावर, इसका एवरेज पावर कंजप्शन में कोई रोल नहीं है। बोलो। तो हमने क्या देखा, ये जो पीछे वाला पावर है इसका एवरेज पावर कंजप्शन कितना आ रहा है, जीरो। इसका मतलब इसका पावर में कोई रोल नहीं है। तो ये जो पावर है इस पावर को अपन क्या बोलते हैं, वॉटलेस पावर। ठीक है ना, और ये जो इसमें करंट फ्लो हो रही होगी उस करंट को क्या बोलेंगे अपने पास, वॉटलेस करंट। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि द करंट इन LCR circuit for which average power dissipation is zero is called, उसी को क्या नाम दिया अपन ने, वॉटलेस करंट। इसी का नाम रखा अपन ने वॉटलेस करंट। अब देखो ध्यान से, मान लो अपन ने अभी ये देखा, अपने जो लिया है ना करंट और वोल्टेज, वोल्टेज तो ये लिया, करंट वोल्टेज से कितना फेज आगे, 5 फेज आगे, कितना फेज आगे अपने पास। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो मैंने वोल्टेज को बनाया इधर V नॉट, तो I नॉट को थोड़ा सा आगे,
कितना आगे बनाएगा 5 अब वेक्टर क्या पड़ेगा अपन इसके कंपोनेंट दिखा सकते हैं ना। आई नॉट का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा आई नॉट cos फाई और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा आई नॉट sin फाई। अब अपन क्या बोल सकते हैं इसके अलोंग कोई वोल्टेज है क्या नहीं नहीं तो इसी वजह से ये जो आई नॉट cos फाई है सॉरी sin फाई इसी को अपन क्या बोलते हैं वॉटलेस करंट। ये जो फैक्टर आ रहा है ना आपके पास इसीलिए इसका नाम क्या है आपके पास वॉटलेस करंट क्योंकि ऐसे मानो तो इसके अलावा कोई वोल्टेज ही नहीं जब इसके अलावा कोई वोल्टेज ही नहीं आ रहा तो इसलिए एवरेज पावर कंजप्शन ये नहीं कर रहा तो ये वॉटलेस करंट की वैल्यू है। तो ये तो क्या हुआ अपने पास पावर वॉटलेस पावर और इसमें क्या वर्ड आ गया फिर पावर फैक्टर है ना ये पॉइंट का। इसके बाद इसी में एक छोटी सी चीज और लिखा हूं अपने पास तो ये नोट कर लेना कि जितने कहीं जगह खाली हो ना शायद वहां कर लेना। ये क्या लिखा है फेजर ऑफ इम्पीडेंस एंड पावर फैक्टर। बताओ तो क्या करेंगे इम्पीडेंस का फेजर बनाएंगे तो फेजर बिल्कुल वैसा बनाएंगे इम्पीडेंस का जैसा अपन ने वोल्टेज वाले बनाए ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब एलसीआर सर्किट में कितने रेजिस्टेंस है एलसीआर सर्किट में कितने रेजिस्टेंस है तीन कौन कौन से एक्सएल एक्ससी और है ना। अब एक्सएल एक्ससी और आर तो हमने पहले वीएल बीसी और वीआर देखा था। वीएल बीसी और वीआर तीनों एक दूसरे के क्या थे मतलब वीआर के परपेंडिकुलर था दोनों वीएलबी और बीसी। तो तुम्हें याद होगा अगर तुमने वीआर को बनाया था इधर तो मैंने यहाँ पर बना दिया था ऊपर बनाया था वीएल तो वीएल की जगह हमने यहाँ बना दिया एक्सएल और नीचे क्या बनाया था हमने बीसी तो यहाँ पर आ जाए अपने क्या ये कितनी लाइन का बनाया 4 लाइन ये कितने का बनाया 2 का और ये अपने अंदाजे से तो हमने क्या करा जहां पे वोल्टेजेस लिखे थे ना उसकी जगह अपन ने क्या लिख दिया रजिस्टेंस उसी डायग्राम के। अब ध्यान से देखो तो ये 4 लाइन का ये 2 लाइन का तो इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा एक्सएल माइनस एक्सी फिर एक्सएल माइनस और एक्सी का आर का रिजल्टेंट तो ये पैरेलल लाइन थी इसके पैरेलल लाइन यहां खींच देंगे तो ये रेक्टेंगुलर बन गया इस रेक्टेंगल का क्या नाम लेंगे डायगोनल तो जो डायगोनल आएगा वो इन तीनों का रिजल्टेंट और इनके रिजल्टेंट को अपन क्या बोलेंगे जेड इंपीडेंस। इस एंगल को क्या नाम दिया अपने फाई फेज डिफरेंस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ओ ए बी। तो देखो ये तो क्या इंपीडेंस फेजर तो अपने सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगी z स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा एक्सएल माइनस एक्सी का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर तो z आता है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का होल तो पहले भी तो हमने ये पढ़ा था कि जो इम्पीडेंस है उसका फॉर्मूला ये होता है। फिर अगर अपन पावर फैक्टर निकालें एंड पावर फैक्टर क्या होता है पावर फैक्टर cos पाई और cos पाई क्या होगा बेस अपॉन तो बेस कितना है हाइपोटेन्यूज क्या है तो कितना आ जाएगा cos पाई की वैल्यू r बाय z चाहे अपन z वैसा लिख दो रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc का होल फाइनल रिजल्ट आ गया ये cos पाई की वैल्यू तो ये आ गया इम्पीडेंस ठीक है ना और पावर फैक्टर की वैल्यू हमने फेजर से निकाली।
के बाद आप देख लेते हैं अपन पावर फैक्टर हो गया अपने एलसीआर सर्किट में पावर आ गई। अब पढ़ेंगे रेजोनेंस। नेक्स्ट है अपने रेजोनेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। अब रेजोनेंस कब होता है कि व्हेन करंट इन एलसीआर सर्किट इज मैक्सिमम। जब करंट की वैल्यू कैसी हो जाए अपने पास मैक्सिमम, इसी वर्ड को क्या बोलते हैं अपन रेजोनेंस। जो एलसीआर सर्किट है उसमें फ्लो होने वाली करंट क्या हो जाए मैक्सिमम। तो देखो हमने करंट की इक्वेशन ये पढ़ी, पी वैल्यू आई नॉट इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। या आई आर एम एस भी लिख सकते हैं इसकी जगह कि आई आर एम एस किसके बराबर हो जाएगा वी आर एम एस डिवाइड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। है ना। आई नॉट की इक्वेशन भी वही है, आर एल एम की भी वही है ना। क्योंकि आई नॉट में और आई आर एल में किसका फर्क है सिर्फ रूट टू। क्या हाँ तो कर लो तुम। अब देखो ये तो आ गया इनकी इक्वेशन। अब इक्वेशन में ध्यान से देखें तो ये जो एक्सएल एक्ससी है, एक्सएल इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एल एंड एक्ससी जो होता है अपने पास क्या होता है 1 बाय। इसका मतलब ये जो एक्सएल एक्ससी है ओमेगा पे डिपेंड करता है। इसका मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि आई नॉट या आई आर एम एस किस पे डिपेंड करता है डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। कि जो हमने एसी सोर्स लिया है उसकी किस पे डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी। जैसे मालूम मैंने घर पे तो 220 वोल्ट ही भेज रहा हूँ, वोल्टेज तो 220 है पर फ्रीक्वेंसी 50 की जगह मैंने 60 हर्ट्ज कर। तो ये जो अप्लायंसेस है अपने पास इसमें जो करंट है ना वो चेंज हो जाएगी। जितनी करंट पहले आ रही थी वो नहीं मिलेगी। है ना। इसका मतलब करंट की वैल्यू फ्रीक्वेंसी पे क्या कर रही है डिपेंड, खाली वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी। अगर आप फ्रीक्वेंसी बदलते जाओगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज। अब क्या चाहिए हमको तो आपको चाहिए ज्यादा करंट आ जाए अपने पास, वोल्टेज तो वही है पर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आपको करंट की वैल्यू क्या मिल जाए ज्यादा। तो हमारे लिए बेनिफिट है। तो हमारे अप्लायंसेस अच्छे से क्या करेंगे फिर वर्क। तो उसके लिए क्या करा अपन ने कि जो हमने कहा कि अगर मेरे को करंट की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए आई नॉट जो है अपने पास आई नॉट इसकी वैल्यू क्या चाहिए अपन को मैक्स। तो आई नॉट तो मैक्स तभी मिलेगा जब इसका जो डिनोमिनेटर है जेड वो कैसा मिल जाए अपन को मिनिमम। और जेड मिनिमम तभी मिलेगा देखो हमने कहा हमारे घर पे 220 वोल्ट आ फ्रीक्वेंसी बदलो तो क्या पंखे ट्यूबलाइट बदल देंगे हमारे घर के पंखे ट्यूबलाइट बदल देंगे वो तो नहीं बदल। इसका मतलब एल इंडक्टर आर रेजिस्टेंस और सी कैपेसिटर इनको चेंज नहीं कर सकते आप। मतलब मैं एल आर और सी को नहीं बदल दूंगा, मैं तो क्या बदलना चाह रहा हूँ ओमेगा। है ना। तो फ्रीक्वेंसी बदलो ऐसा बदलो कि ये मिनिमम हो जाए। तो फ्रीक्वेंसी बदल के ये तभी मिनिमम हो सकता है जब एक्सएल इसके बराबर हो जाए। क्यों ताकि एक्सएल माइनस एक्ससी कितना हो जाए 0। तो ये क्या लिखा है अपने पास ये होगी कंडीशन ऑफ रेजोनेंस।
कि रेजोनेंस कब होगा, ये उसकी कंडीशन होगी कि भाई रेजोनेंस जो है अपने पास वो तभी होगा जब एक्सएल माइनस एक्सी कितना हो जाए। ये छोटा सा पॉइंट है, ये बहुत काम का है। मतलब आपको रेजोनेंस के लिए ये पॉइंट ध्यान रखने पड़ेगा कि भाई जब रेजोनेंस होगा करंट की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, इंपीडेंस की वैल्यू मिनिमम मिलेगी और उस टाइम एक्सएल माइनस एक्सी कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो। और द फ्रीक्वेंसी एट which current is maximum is called resonance frequency। उसी को अपन ने क्या नाम दिया, उसको अपन किसे शो करेंगे, एफ आर। तो देखो जब ऐसा दिखेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस कब होता है, जब एक्सएल किसके बराबर हो, एक्सी के। एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है, पर रेजोनेंस हो रहा है ना, ये मैंने आर आर ओमेगा आर बदल गया और बिल्कुल नीचे गया हो, तो ओमेगा आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया। तो यहां से ओमेगा आर की वैल्यू क्या आई, 1/√ऑफ, ये तो आ गया ओमेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सिर्फ फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। एफ को क्या लिखा अपन ने, एफ आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/√ऑफ एलसी। तो फाइनली आंसर आ गया एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी आई, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसका मतलब किसी एलसीआर सर्किट की अगर आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उस फॉर्मूले से निकालें। तो देखो इसमें साफ पता लग रहा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, कर रहा है क्या, ये इंडक्टर पर और कैपेसिटर पर डिपेंड करेगा। मैंने क्या करा, एक बल्ब लिया जिसकी पावर है 20 वॉट, ऐसा मान लो उसके रेजिस्टेंस है 20 ओम जैसे लगे। अगर रेजिस्टेंस 20 की जगह मैंने 100 ओम कर दिया तो बताओ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा। पहले 20 ओम का बल्ब लिया था हमने, अब 100 ओम का ले लिया, तो बताओ उसकी जो वो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, उसमें क्या चेंज होगा। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो अगर किसी बल्ब की पावर बढ़ा दे तो उसकी वजह से क्या होगा अपने पास, या पावर या रेजिस्टेंस बढ़ा दो तो उसकी वजह से एलसीआर सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो चेंज नहीं। जो आपने जैसे हमारे कितने सारे अप्लायंसेस लग रहे ना, फैन बल्ब फ्रिज ये सब क्या एक ही पावर के हैं, सबकी पावर कैसी है, अलग अलग। सबकी पावर क्या है अपने पास, जब सबकी पावर अलग अलग है अपने पास पर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी तो एक जैसी आ रही है। और वो इस तरह से सेट करके भेज रखा है उन्होंने कि हमारा हर अप्लायंसेस की फ्रीक्वेंसी 50 है, कितनी है, वो आने वाली 50 और ये वाली 50 क्या कर रही है, मैच। मैच कर रही है ना, मतलब ये अच्छे से अच्छी करंट देने की क्या कर रहा है हमें कोशिश, क्योंकि वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ही इक्वल है हमारे जितने भी अप्लायंसेस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, इस वजह से। तो देखो क्या होता है रेजोनेंस का मतलब, जब करंट की वैल्यू मैक्स मिले। कब मिलेगी करंट की वैल्यू मैक्स, जब जेड की वैल्यू मिनिमम हो जाए। और जेड मिनिमम कब होगा आपके पास, जब ये एक्सएल माइनस एक्सी क्या हो जाए, ये कंडीशन होगी। जब रेजोनेंस मिलेगा उस फ्रीक्वेंसी को अपन ने क्या नाम दिया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्सएल इक्वल टू एक्सी को सॉल्व करें। अब इसके क्या है थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या प्रॉपर्टीज वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो क्या है, प्रॉपर्टीज लिख देता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीआर सर्किट। पहला तो क्या है, करंट की वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम। और कितनी मिलती है मैक्सिमम करंट, करंट की इक्वेशन क्या है, V नॉट डिवाइड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का, पर रेजोनेंस के टाइम तो एक्सएल और एक्सी का जाते हैं अपने पास इक्वल। मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया, तो अगर ये वाला पार्ट 0 हो गया तो हम क्या लिखेंगे कि आई नॉट मैक्सिमम का आया V नॉट बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 0। मतलब आई नॉट मैक्स
इसकी वैल्यू क्या आएगी वी नॉट बाय, ध्यान जान के लिख रहा हूं सर्किट कौन सा है, पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ एलसीआर में एल और सी तो लग ही नहीं रहा, क्या लग रहा है सिर्फ आर ही लग रहा है। करंट ऐसी लिख रही है ना कि वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, पर यार रेजिस्टेंस तो सिर्फ रजिस्टर का ही आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई एल और सी तो लग ही नहीं रहे, जबकि सर्किट कौन सा है ये एलसी। दूसरा इसमें जो जेड मिलेगा वो मिलेगा मिनिमम, जेड क्या होता है जो डिनोमिनेटर में आता है, इसको जेड बोल रहे हैं इम्पीडेंस। तो जेड अगर मिनिमम है तो जेड जो है उसकी वैल्यू कितनी आएगी मिनिमम की वैल्यू आर, डिनोमिनेटर की वैल्यू आर ही आ रही है। फिर करंट मैक्सिमम में ये अपने पास मिनिमम थर्ड, फेज डिफरेंस क्या निकल रहा है सेकंड थर्ड लिख रहा है फेज डिफरेंस tan फाई, है ना। अब क्या हो रहा है इसमें अपने पास tan फाई का फॉर्मूला ही पढ़ा तो xl माइनस xc बाय, पर xl माइनस xc जीरो तो पूरा जीरो, सो द फाई की वैल्यू क्या आ गई, पावर की वैल्यू मिल जाएगी मैक्स, है ना। तो पावर कितना जाएगा उसमें वी आर एम एस आई आर एम एस, और आई आर एम एस को अपन ये भी लिख सकते हैं वी आर एम एस बाय आर, या वी आर एम एस को अपन क्या लिख सकते हैं आई आर एम एस इंटू आर, और ये आई आर एम एस ऐसा कैसे हो जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू, यहाँ पे पी नॉट मैक्स भी लिख सकते हैं तो यहाँ वी नॉट आई नॉट हो जाएगा। फिर एलसीआर सर्किट है पर बिहेव किसकी तरह कर रहा है, बिहेव लाइक प्योर आर, सर्किट तो एलसीआर है पर ऐसा लग रहा है कि प्योर रेजिस्टेंस वाला क्या है ये सर्किट। सिक्स सिक्स प्रॉपर्टी cos y पावर फैक्टर, तो फेज डिफरेंस कितना आ रहा है तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या है, ठीक है। सेवन क्या लिख रहा है और अच्छा ग्राफ, टोटल कितने पॉइंट है सेवन ही, अब ग्राफ बनना है ग्राफ बनना है ना, यह है वेरिएशन बिटवीन करंट आई नॉट या आई एवरेज वर्सेस किसका है फ्रीक्वेंसी, एफ लिख लो या ओमेगा, ओमेगा का भी ग्राफ बनाओगे कैसा है बनेगा, तो ये जो ग्राफ है मेरे पास वो जैसा बनता है, ये है मेरे पास रेजोनेंस कर्व आई नॉट या आई आर एम एस का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ, तो हमें साफ नजर आ रहा है कि इस पॉइंट पर अपन को करंट की वैल्यू क्या मिल रही है मैक्सिमम, और जब करंट मैक्सिमम मिलता है फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर। इसके इधर चले तो एफ लेस देन है किससे, इसके आगे जाओ एफ ग्रेटर देन है किससे, तो देखो ध्यान से इस पॉइंट पर क्या था एक्सएल बराबर था किससे, थोड़ा दिमाग लगा के बताओ इसके पहले कौन बड़ा होगा, टीपो मत दिमाग लगाओ, यहाँ पे दोनों बराबर है ना, तो जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है उस केस में एक्सएल और एक्सपी में कौन बड़ा है, कौन कौन कह रहा है सर एक्सएल बड़ा होगा, एक्सएल, कौन कह रहा है एक्सपी बड़ा है, कैसे पता लगाओगे मैं तो तुम्हारे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक्सी बड़ा है क्यों, फॉर्मूला देखो एक्सी का फॉर्मूला क्या है, पता है जिसका ओमेगा कम है अभी कम है ना उसका एक्सी कैसा होगा, जैसे मैंने कहा एक ओमेगा की वैल्यू जीरो है, ओमेगा जीरो है अगर तो एक्सी कितना आया 1/0 क्या होता है, और जीरो नहीं इनफाइनाइट, 1/0 कितना होता है
और यहाँ पे 0 पुट करो तो 0। इसका मतलब यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू तो 0 है और एक्ससी कितना है, मैंने बताया इतना ज्यादा है, कौन बड़ा हुआ इसका मतलब, तो यहाँ पर एक्ससी बड़ा है और एक्सएल कैसा है, ऑब्वियसली बात यहाँ उल्टा हो जाएगा, एक्सएल बड़ा है और एक्ससी। तो इस केस में क्या होता है कि जब व्हेन एफ लेस देन एफ आर है तो एक्ससी बड़ा है किससे, तो एल सर्किट तो कौन सा है, सर्किट कौन सा है हमारा पास पूरा पड़ रहा है एलसीआर, पर बिहेव किसकी तरह करेगा, आरसी की तरह, किसकी तरह बिहेव करेगा, आरसी तरह। और जब एफ ग्रेटर देन हो जाए किसके, एफ आर, तो एक्सएल बड़ा हो जाएगा किससे, एक्ससी से, तो एलसीआर सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा, आर एल की तरह। तो ये क्या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एलसीआर सर्किट जो है अपने पास एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी पर किसकी तरह बिहेव करेगा, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा हमारा आरसी सर्किट और एलआर सर्किट, दोनों देख लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास प्रॉपर्टीज के बारे में। घड़ी चलती तो टाइम तो हो गई, कभी रुक जाए जब पता ना स्पेशल है तब होगा, टाइम रुक जाए तो आगे नहीं बढ़ रहा। ना फोन रहे बता देना, हाँ मैं घर से भिजवा बुढ़ता है ना उसे वहां तो बुड़का दूंगा तेरे घर का, तेरे घर का किस्सा बता देना, ठीक है ना, स्कूटी की लाइट में क्या है, स्कूटी की लाइट तो पेट्रोल वाली स्कूटी है, बैटरी की लगती है फिर ये करेंगे 30 वाली बात अब तेल कौन सा बड़ा, तेल कौन सा बड़ा, तेल का क्या करेगा सभी आएंगे तो तू नहीं लगाएगा फिर चलो, तो ये तो गया अपने एलसीआर सर्किट पूरा कंप्लीट है ना, पावर होगी और एलसीआर सर्किट का रेजोनेंस। अब एक टॉपिक लास्ट बाकी है अपने पास, वो है ट्रांसफॉर्मर, तो कल वो ट्रांसफॉर्मर पढ़ लेंगे और क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे, ठीक है, फिर कल ये खत्म हो जाएगा, परसों तेज दे ही देना, हाँ शाम को मिलते हैं।